बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हैं सब लोग? तो मैं देख रहा हूँ अभी जो है ना, बिल्कुल 12 बच्चे बैठे हुए हैं और अभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो होपफुली 2 मिनट का इंतज़ार और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है कंटिन्यू करेंगे। आज इसको ख़त्म करके एक नया जो एक्ट होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज इसको एंड करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के लिए आपने इसमें से क्या चीज़ें निकालनी हैं और कौन सी चीज़ों को हमने नहीं याद करना। तो चलो 2 मिनट का इंतज़ार, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जो हैं वो भी आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने सिक्योरिटीज़ एक्ट जो है ये स्टार्ट किया। ये पिक्चर मैंने इसलिए भेजा की कि ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, खुद सेल परचेज़ नहीं कर सकते शेयर्स की। इन्होंने अगर किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करना है तो ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे सिलेबस में ये था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ये लेनी है, कैसे एक लिस्टेड कंपनी, कैसे एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी और उसके बाद कैसे जो है वो अपने शेयर्स, अगर फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रही है किसी भी शेयर को तो कैसे अनाउंस करेगी। तो इसके बाद लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऊपर हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जो है ना वो लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फिल करेगी, वो सबमिट करवाएगी।
स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एप्लीकेशन को देखेगा, अगर उसे लगा कि कंपनी जो है इसकी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट करेगा, नहीं तो रिफ्यूज़ कर देगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज़ किया ना तो हम चले जाएंगे SECP के पास। तो SECP को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाए और SECP का डिसीजन फाइनल होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पब्लिक ऑफर कैसे करनी है किसी भी सिक्योरिटीज़ की। वो कहते हैं आपने खुद से ऑफर नहीं करनी, सबसे पहले आप कमीशन से इजाज़त लेंगे कि हम ने अपनी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करवाई थी और इतना कैपिटल जो है हम फ्लोट करने लगे, उसकी इजाज़त लेंगे। और वो फ्लोट ऐसे ही नहीं करना, आप एक अच्छा सा प्यारा सा प्रोस्पेक्टस बनाएंगे और प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद आप जो है कमीशन से अप्रूवल लेंगे और अप्रूवल होगी 60 डेज़ की कि ये प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया जाए। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस या सिक्योरिटीज़ किन कंपनीज़ की वो फ्लोट नहीं करने देंगे, जो ये वाले डिफ़ॉल्ट हमने पढ़े थे कि अगर इन्होंने ये डिफ़ॉल्ट वगैरह किए, फिर अगर कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह तुमने अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को देनी है, बोनस शेयर वगैरह इशू करने हैं, राइट इशू करने हैं, तो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अगर तुमने ये सारे काम करना है तो उसके लिए ये अप्रूवल नहीं चाहिए। उसके बाद अगर अप्रूवल तुम्हें मिल गई तो प्रोस्पेक्टस कैसे इशू करना है, वो कहता है जी सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज छपवा लो। उसके बाद जब भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है उससे पहले उन्होंने दिन बताया कि आपने प्रोस्पेक्टस को कब पब्लिकेशन के लिए देना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी प्रोस्पेक्टस जो होता है 21 दिन पहले। उसके बाद उन्होंने कहा ये प्रोस्पेक्टस जो है उर्दू लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज के अखबार में आपने फुली छपवा देना है। अगर फुल नहीं छपवा सकते तो मेन पॉइंट्स जो भी हैं इसके वो आप छपवाएं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप कोई भी इसके अलावा ऐड नहीं देंगे प्रोस्पेक्टस के अलावा, ना किसी टीवी में ऐड देंगे। हाँ अगर ऐड देनी भी है तो प्रोस्पेक्टस के मतलब देनी है कि ये आपको कहाँ से मिल सकता है और कहाँ पे पड़ा हुआ है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज़ आपने प्रिंट करवानी है और उसको रखना है जो भी जगह है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टस में अटैच होती है शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन फुलफिल करनी होती है और उस बैंक में जिस बैंक में का जिक्र होता है, अकाउंट होता है प्रोस्पेक्टस में, उसमें पैसे जमा करवा के शेयर एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा देनी होती है जो भी एड्रेस होता है उसके ऊपर। बाज़ दफ़ा कंपनीज मैंने कल भी बताया था जो हमारा लास्ट लेक्चर था कि एक्सपर्ट की ओपिनियन यूज़ करती हैं। तो एक्सपर्ट कौन होना चाहिए, कहते हैं जो भी एक्सपर्ट है ना उसका नाम प्रोस्पेक्टस में अगर आपने मेंशन किया है कि ये फलाना बंदा इस फील्ड का एक्सपर्ट है, चलो इसकी राय ले लें कि ये इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो एक्सपर्ट टू बी द इंडिपेंडेंट पर्सन, उन्होंने कहा एक्सपर्ट ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ना तो कंपनी के अफेयर्स में हो ना इसको मैनेज कर रहा हो। तो एक्सपर्ट टू बी द इंडिपेंडेंट पर्सन। उसके बाद एक्सपर्ट कंसेंट टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय हिम। तो अगर एक एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दी है किसी प्रोस्पेक्टस के ऊपर कि ये कंपनी के बारे में, इसके अफेयर्स के बारे में कोई भी स्टेटमेंट है, एक्सपर्ट की ओपिनियन है इसमें, तो कहता है प्रोस्पेक्टस कब इशू करना है। कहता है प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त आपने प्रोस्पेक्टस में ना एक्सपर्ट से एक रिटर्न एप्लीकेशन ले लेनी है, रिटर्न स्टेटमेंट ले लेनी है। रिटर्न स्टेटमेंट ले लेनी है इस इफेक्ट की कि जो उसने कहा ठीक कहा और उसका बयान अब तक वैलिड है, अब तक उसका बयान वैलिड है, आप फिर ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। उन्होंने कहा अनलेस द एक्सपर्ट हैज गिवन हिज रिटर्न कंसेंट, आप प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करेंगे। पहले उसने कहा आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, शैल नॉट बी इशूड। अगर आपके प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है ना तो लॉ कहता है आप ये प्रोस्पेक्टस कभी भी इशू नहीं करेंगे अनलेस, अनलेस क्या ना हो जाए, अनलेस क्या ना हो जाए आपको ये इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। कौन सी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, अनलेस क्या ना मिल जाए, एक्सपर्ट हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक्सपर्ट आपको रिटन कंसेंट लिख के दे कि चलें अब जो है ये प्रोस्पेक्टस आप इशू कर दें विद द स्टेटमेंट इन द फॉर्म एंड कंसेंट इन विच इट इज इंक्लूडेड, और एक स्टेटमेंट के साथ ये कंसेंट अपनी दे जो आपने उसकी स्टेटमेंट इंक्लूड की है प्रोस्पेक्टस में। हैंड रेज करते हैं दो लोग। यार आवाज़ का अगर कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है ना तो वो यहाँ पे टाइप करो, मेरे पास पहुँच जाएगा। अगर कोई आवाज़ का या किसी और चीज़ का इशू है ना तो मैसेज कर दें, आप हैंड रेज ना करें। देयर अपीयर्स इन द प्रोस्पेक्टस दैट स्टेटमेंट
that the expert has given has not withdrawn his consent, और आप प्रोस्पेक्टस में ये बताएं कि ये स्टेटमेंट जो भी एक्सपर्ट ने दी है अभी तक वैलिड है और उसने अपनी कंसेंट रजामंदी विड्रॉ नहीं करवाई। ठीक है, तो ये हो गया। क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है प्रोस्पेक्टस के ऊपर अगर आपने इसमें कोई मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू, डिसेप्टिव स्टेटमेंट दी ना, अगर प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग का मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट दी कि अवाम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस स्टेटमेंट को पढ़ा तो अवाम सारी रजामंद हो गई और उस अवाम ने जो है इन्वेस्टमेंट की। बाद में फाउंड किया कि ये ऐसा तो कोई चक्कर नहीं इस कंपनी में। कोई भी अगर आपने प्रोस्पेक्टस में सुहाने ख्वाब दिखाए और अगर वो ऐसे ख्वाब हुए जो कि मिसलीडिंग है, इनकरेक्ट है, अनट्रू है, डिसेप्टिव है, धोखाधड़ी के हैं, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट करते हैं जो कि नेसेसरी है, आपको बतानी चाहिए थी, जो लॉ ने, एक्ट ने और रूल ने कहा है कि ये लाजमी बतानी है, तो कहता है आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी है और आपको मुजरमों जैसी सजा मिलेगी। सर रिटर्न स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में शो करनी होगी कंपनी को। रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ जी, ये शो करनी होगी इसको। उन्होंने कहा ना, अनलेस आप प्रोस्पेक्टस के लिए रजामंदी ले लें और प्रोस्पेक्टस में ये अपीयर भी करवाएं कि एक्सपर्ट ने ये अपनी मर्जी से कंसेंट दी है और अभी तक विड्रॉ नहीं करवाई। उसके बाद कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। पहले तो ये जुर्म है अगर आपने कोई प्रोस्पेक्टस में ऐसा काम किया, उसकी सज़ा क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कंपनसेट करना है, सज़ा तो वो देंगे, कंपनसेट जो करना है, कंपनसेशन फॉर फॉल्स आर मिसलीडिंग सर्टिफिकेट एवरी prospectus, every officer, issuer, director of an offerer or issuer or any person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation। कहता है जो भी ऑफिसर होगा, जो भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने जा रहा है, उसमें सारे लोग जो जो मुलविस हैं प्रोस्पेक्टस में, जो भी मुलविस हैं, वो जो इसको साइन कर रहे हैं वो भी shall be liable to pay compensation to any person who acquires any securities in reliance upon the prospectus to which the prospectus relate and suffers the loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue, misleading statement etc। उन्होंने कहा कि आपकी एक तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, दूसरा आप जिन लोगों ने इस स्टेटमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो के कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर कर दी तो आप उनके सारे जो भी उनको लॉस हुआ, डैमेजेस हुआ, आप लायबल होंगे, उनको कंपनसेट करेंगे। Abridged prospectus. A public offer of the securities may be made by the publication of abridged version of prospectus and abridged prospectus instead of prospectus। abridged prospectus क्या होता है? बिल्कुल एक खुलासा, बिल्कुल एक प्रोस्पेक्टस की छोटी फॉर्म कह लो। कहता है बजाय कि आप पूरा एक प्रोस्पेक्टस बनाओ, आप जो नेसेसिटी चीजें हैं बस वो ऐड करो और पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है उसको इकट्ठा कर सकते हो। अब प्रोस्पेक्टस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन नंबर 89। अगर इस प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर किया जाए 89 के मुताबिक, and the abridged prospectus is prepared in accordance with the such requirement as may be prescribed, copy of each of the prospectus and abridged prospectus is submitted to the commission at the same time for the approval and both prospectus and abridged prospectus are approved by the commission। कहता है वो जो prospectus जो कि उसका खुलासा होगा और जो prospectus full form में होगा, ये दोनों आप commission को submit करोगे उसकी approval के लिए। Sufficient copies of prospectus are made available for the collection and time period। Public offer compliance with such other requirement as may be prescribed। तो उसके बाद issuance of securities outside Pakistan, no company shall accept with the prior approval of a commission issue or list any security outside Pakistan। तो यार यहाँ तक था कि आपने इशू कैसे करनी है सिक्योरिटीज़ को। तो चलो अब लास्ट जो इसकी परवीन बनती है वो देखते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटीज एक्ट कहता है हर पब्लिक को, हर लिस्टेड कंपनी को कि जो भी प्राइस के ऊपर इफेक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपने डिक्लेयर करनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। A listed company shall disclose to the public any price sensitive information relating to the company or its subsidiary which has came to the knowledge of company's knowledge and which would be material to an investment
टू द इन्वेस्टर इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उन्होंने कहा कोई पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो उसी टाइम डिस्क्लोज करेगी हर वो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन इसके मुताबिक मटेरियल है। मटेरियल इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन होती है? हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है जो कैन मेक इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। लेट्स सपोज अगर मेजर एक्टिविटी जो है लिस्टेड कंपनी की वो बंद होने जा रही है या सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो ये अनाउंस करेगा, ये उसका जो है जो भी इन्होंने तरीक़ेकार जो भी फॉर्म वगैरह बनाए उनको फिल करके दिया करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, पब्लिक को बताने के लिए कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, ताकि कल को कोई इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन उसके सामने नहीं है, आज इन्वेस्टमेंट की, कल को पता चला कि कंपनी में तो परसों चौथ की आग लगी हुई थी, कंपनी के इतने एसेट्स तो जल चुके हैं, तो कहता है जी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए आपने हर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो कि उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देगी, कि अगर ये इंफॉर्मेशन इसको पहले पता होती तो इसका डिसीजन कोई और होता। तो पब्लिक कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, रिटर्न में ये आता रहा है और रिटर्न में मैं तो ये लिखवा के याद करवाता रहा हूँ बच्चों को। तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोज करेगी, हर वो इंफॉर्मेशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर जो है उसको इम्पैक्ट करेगी वो डिस्क्लोज करेंगे। दिस शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट, कहता है हम इसकी ज़रा आपको एग्जांपल बताते हैं इसमें होता क्या है, कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने शामिल करनी है। This also include the information that it's necessary to enable the public to appraise the position of the company and its subsidiary। कहता है ये इंफॉर्मेशन इसलिए लाजमी होती है कि कंपनी की पब्लिक को पता चले, जो पब्लिक है उसको पता चले कि कंपनी की पोजीशन इस टाइम क्या है, वर्थ क्या है और इसकी सब्सिडरी की वर्थ क्या है। It is necessary to avoid the creation and continuation of false market in the security of the company। फिर कहता है ये इंफॉर्मेशन आपने इसलिए दिया करनी है कि कंपनी के खिलाफ कोई अफवाह ना निकल जाए, फॉल्स मार्केट ना निकल जाए। जैसे हमें फॉल्स मार्केट, लेट्स सपोज हमें पता हो जी कंपनी जो है बहुत ही ख़राब कंपनी है, इसके शेयर्स ना लेना, डूब जाओगे, मर जाओगे, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करना। हालांकि सिचुएशन क्या थी, कंपनी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और यहाँ आम आम तो आपने सुना होगा ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और यार बैंक भागने लगा, अपना पैसा निकाल लो उसमें से जाके, ठीक है। तो कहता है कोई ऐसी मार्केट में अफवाहें ना फैले तुम्हारे खिलाफ, तो इससे बेटर ये है कि हमने एक तरीकाकार बना दिया है, हर कंपनी उस तरीके पे चलेगी और हर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी। जैसे लेट्स सपोज जैसे पीटीसीएल है, लेट्स सपोज इन्होंने वतीन को बेचा है, तो पीटीसीएल ने चुप करके तो नहीं ना बेचा होगा, इसने स्टॉक एक्सचेंज को भी जाके बताया होगा, ताकि हर वो यूज़र, हर वो इन्वेस्टर जो कि ये अपने दिमाग में सपने सजाए बैठा हुआ है कि वो ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है जिसकी इन्वेस्टमेंट वतीन में भी है, तो कहता है वो बाज रह जाएं, फिर उनको पता चल जाए, या अफवाहें जो भी उड़ रही हैं ये इनके ऊपर कंट्रोल हो जाए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तुमने डिस्क्लोज करनी है। और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, इसको हम अकाउंटिंग की वर्ड में कहते हैं इसको मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। देखो अभी भी मुझे याद है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, तो ऐसी इंफॉर्मेशन ये होती है। तो उन्होंने कहा जी ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी क्यों होती है, कहता है इन इन सर्कमस्टांसेस की वजह से नेसेसरी होती है कि पहले तो आवाम को पता चल जाता है कि आपकी इस टाइम पोजीशन क्या है, दूसरे टाइम पे आपको पता चलता है, दूसरे पॉइंट पे ये पता चलता है कि आपके खिलाफ या आपके एंगेस्ट या आपके फेवर में कोई ऐसी फॉल्स मार्केट ना क्रिएट हो जाए, कोई फॉल्स ट्रेंड ना क्रिएट हो जाए, एंड माइट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियली अफेक्ट द मार्केट एक्टिविटी एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। और कहता है जी ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें लगा है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी अगर आप छुपाएंगे तो मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाएंगे तो हो सकता है कि ये इम्पैक्ट देगी सिक्योरिटीज की मार्केट को और इसकी प्राइसेस को। फॉल्स मार्केट को डिफाइन किया जाता है
अनइनफॉर्म्ड मार्केट आर विच वन इज बेस्ड ऑन अन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ऐसी मार्केट की इंफॉर्मेशन, ऐसी मार्केट जो कि ऑन द बेसिस ऑफ अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, और जिसकी एग्जांपल मैं ऊपर फुली आपको बता चुका हूँ कैसी इंफॉर्मेशन है। A listed company shall ensure that the means it use for circulating the information are such that is equally timely and effectively provides the access to the such information by the holders of the security of the companies and investment। कहता है लिस्टेड कंपनी वही मीन यूज़ करेगी जो कि हम डिफाइन कर देंगे या जो डिफाइन किया हुआ है, और उस मीन के ज़रिए क्या होगा, ये टाइमली अपने इन्वेस्टर्स को और होल्डर को बताती रहेगी कि कंपनी की इस टाइम क्या पोजीशन है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। Listed company meet the requirement of such section when information that affect the market or the sector of market generally is made public in the manner that would be likely to bring it the attention who commonly invest in securities। अच्छा, ये वही इंफॉर्मेशन कह दी कि लिस्टेड कंपनी ऐसा मैनर चूज करेगी कि कोई बंदा अगर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसको जनरली पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या है। इन द इवेंट दैट अ लिस्टेड कंपनी आल्सो ट्रेडेड आर लिस्टेड ऑन अ फॉरेन मार्केट। अगर ये लिस्टेड कंपनी, इसके शेयर्स किसी फॉरेन मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी इंश्योर दैट वेयर इंफॉर्मेशन इज रिलीज टू दोज मार्केट सेम इंफॉर्मेशन रिलीज इन पाकिस्तान साइमल्टेनियसली। तो अगर एक कंपनी उसकी लिस्टिंग पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, तो कहता है जी लिस्टेड कंपनी इंश्योर करे जो जो इंफॉर्मेशन वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पब्लिक कर रही है यहाँ भी किया करेगी। फिर उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी कब ये इंफॉर्मेशन है विद हेल्ड करेगी। लिस्टेड कंपनी में अंडर इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी delay the public disclosure of the price sensitive information such as not to prejudice its legitimate interest provided that। उन्होंने कहा हम लिस्टेड कंपनी को इख्तियार देते हैं इन 3 सर्कमस्टांसिस में कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो खतरनाक है उसको विदहेल्ड कर ले अपने पास। कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और लिस्टेड कंपनी अभी उसको विदहेल्ड करना चाह रही है, तो कहता है जी आप जो है ना उस इंफॉर्मेशन को फिर विदहेल्ड कर सकते हैं। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होगा कि अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन विद हेल्ड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये बात याद रखें कि ये इंफॉर्मेशन जो आप छुपाएंगे वो कैसी होनी चाहिए। सच डिले वुड नॉट लाइकली मिसलीड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ऐसी इंफॉर्मेशन का डिले करना पब्लिक इन्वेस्टर के लिए उसको मिसलीड ना करे। अ पर्सन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑज द लिस्टेड कंपनी, और आपने जिस पर्सन को ये इंफॉर्मेशन बताई हुई है वो लिस्टेड कंपनी को ये हल्फिया बयान दे और ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रखे। अ पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन owes the listed company a duty of confidentiality regardless of whether such duty is based on law, regulation, article or a contract। कहता है जिस पर्सन के पास फिर ये लिस्टेड कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसको ये ओज करे, उसको ये हल्फिया दे कि ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। या लिस्टेड कंपनी इज आल्सो एबल टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच इंफॉर्मेशन, और फिर ये लिस्टेड कंपनी के पास कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन रहेगी। कहता है बाज मामला होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप डिले करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन ऐसी डिले ना करना, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डिले ना करना जिसका इम्पैक्ट ये निकले कि वो मिसलीड कर दे जो इन्वेस्टर है, पब्लिक इन्वेस्टर है, और उसके बाद आपने ये इंफॉर्मेशन जिसके पास रखी है वो पर्सन कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा और लिस्टेड कंपनी इंश्योर करे कि इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल है। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग क्या है? आप सिक्योरिटीज के मालिक नहीं हैं लेकिन आप फिर भी चीजें बेच रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज ने इन चीजों को मना किया। जैसे शॉर्ट सेलिंग कहाँ पे नजर आती है यार? मोबाइल मार्केट में आप चले जाओ, आपकी सोशल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक मोबाइल है, आप मोबाइल मार्केट में जाते हो, वहाँ पे एक लड़का आपको मिलता है, वो कहता है भाई जी कितने का बेचना है? आप कहते हैं मैं इतने का बेचता हूँ। वो कहता है ठहरना, इतने ठहरना, मैं अभी आता हूँ आपके पास। वो आपका मोबाइल लेके या आपकी कोई भी आइडेंटिटी लेके मार्केट में निकल जाता है और आके आपको कहता है यार ये मुझे इतने का दे दो, मैं इसको बिकवा देता हूँ आगे। तो शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी किसी ने। शॉर्ट सेलिंग का मतलब कि वो सिक्योरिटी नहीं बेचनी जो आपके नाम पे है, जो आपके नाम पे नहीं है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। लेकिन अगर ये बेचनी है तो वही लोग कर सकते हैं जिनको ये एक्ट अलाउ कर रहा है, जिनको ये एक्ट अलाउ कर रहा है बस वो करेंगे काम।
अ पर्सन शैल नॉट सेल एनी सिक्योरिटी। यार हैंड रेज कर रहे हो, मैसेज कर दो मुझे, मैसेज आपके पहुंच जाते हैं मेरे पास, मैसेज कर दो मुझे। ये एक्ट जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और इसके बाद हम नया एक्ट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे बस। और इसके बाद बताना भी है ना यहाँ से क्या करना है। और ये पेपर में आता है, ये वाला एक्ट पेपर में आएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका आएगा पेपर में। हैंड रेज अहमद मुर्तज़ा, यार मैसेज करना, क्या बात है। A person shall not sell any listed security that he as his principal does not own, either for his own account or for the account of another person। शॉर्ट सेलिंग क्या है? एक पर्सन के पास चीज की प्रॉपर्टी ही नहीं लेकिन फिर भी वो उसको बेचता है। वो कहता है अ पर्सन शैल नॉट सेल एनी लिस्टेड सिक्योरिटीज दैट ही या आर हिज प्रिंसिपल डज नॉट ओन। कहता है एक पर्सन खुद या पर्सन का पर्सन एज अ एजेंट है तो उसका प्रिंसिपल, अ पर्सन खुद, और अगर पर्सन किसी का एजेंट है तो उसका प्रिंसिपल, वो कभी भी ऐसी सिक्योरिटीज नहीं बेचेंगे जो उनकी मलकियत में ही नहीं है। इधर फॉर हिज ओन अकाउंट आर फॉर द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन, या वो अपना नाम लेके बेचे या किसी और का नाम लेके बेचे, किसी और के अकाउंट पे बेचे। कहता पर्सन ये काम नहीं करेगा, शॉर्ट सेलिंग का काम नहीं करेगा। और ये पर्सन जो कि ये शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, ये कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं? अ पर्सन हु सेल सिक्योरिटीज इंक्लूड अ पर्सन हु सेल्स द सिक्योरिटीज, purports to sell the securities, offer to sell the securities, hold himself out as entitled to sell the securities, or instruct a securities broker to sell the securities। कहता है एक पर्सन जो है वो सिक्योरिटीज नहीं बेचेगा, वो शॉर्ट सेल नहीं करेगा। अब शॉर्ट सेल का मतलब क्या? ऐसी सिक्योरिटीज जिनका वो मालिक ही नहीं है, ऐसी सिक्योरिटीज जिनका वो मालिक ही नहीं है, उनको बेचने के लिए नहीं आएगा, उनको बेचने का ना हुक्म देगा। ओके हो गया। तो उन्होंने कहा एक पर्सन जो कि सिक्योरिटीज उसने अपने नाम पे ऑन नहीं की हुई उनको नहीं बेचेगा। वो पर्सन कहता है कौन हो सकता है, शॉर्ट सेल कौन कर सकता है? ऐसा पर्सन जो कि इसको सेल करने की कोशिश करे, प्रपोज टू सेल करे या ऑफर टू सेल करे, और उसके बाद होल्ड करे हिमसेल्फ फॉर द, इनको पकड़े कि लाओ मैं इनको बेच दूं, इंस्ट्रक्ट करे सिक्योरिटीज ब्रोकर को टू सेल द सिक्योरिटीज, अ पर्सन इज ट्रीटेड एज ओइंग द सिक्योरिटी ओनली इफ। कहता है सिर्फ और सिर्फ तब पर्सन के पास सिक्योरिटीज आती हैं जब ये काम होंगे। ही आर हिज एजेंट इज लीगली इंटाइटल्ड टू द सिक्योरिटीज, उसके पास ये लीगल राइट है कि वो सिक्योरिटीज का ऑनर है, फिर हम मानेंगे कि पर्सन ऑनर है। He has purchased the securities or has entered into unconditional contract to purchase the securities। उसने ये सिक्योरिटीज परचेज कर ली हैं या उसने एक ऐसा अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो परचेज नहीं की लेकिन इसने अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि चाहे सुबह हो या शाम हो इसने लाजमी परचेज कर लेनी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि विदाउट एनी कंडीशन इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इसने 5 दिन बाद इन सिक्योरिटीज का मालिक बन ही जाना है, तो इसने परचेज कर लेनी है। ही ओन्स other securities convertible into are exchangeable for the securities and he tendered the other securities for the conversion or exchange। फिर कहता है हम इसको मालिक समझेंगे अगर इसने होल्ड की हुई हैं अदर सिक्योरिटीज जो कि कन्वर्ट हो जानी है किसी और सिक्योरिटीज में। he has an option to acquire the securities and he exercised the option। अभी इसके पास राइट ऑप्शन है
अभी इसको शेयर अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इसने राइट एक्सरसाइज किया हुआ है कि मुझे शेयर मिलने ही मिल रहे हैं, तो इसके पास राइट ऑप्शन है, तो हम सोचेंगे कि ये मालिक है सिक्योरिटीज का। ही हैज़ द राइट आर वारंट्स टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। फिर वही बात आगे कि उसके पास कोई ऐसी वारंट्स हैं या राइट्स हैं टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज, और हम इसको समझेंगे कि ये मालिक है। उन्होंने ये बताया कि कब एक पर्सन समझा जाएगा कि मालिक है। ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज की ड्यूटीज क्या होंगी? It shall be duty of security exchange to ensure a fair, transparent, and efficient market in the securities that are traded in the securities market, and that the risk associated with the business and operations are managed prudently. In discharging its above duty, the Security Exchange shall act in the public interest and ensure that the interest of investor, customer, and public at large prevails where it conflicts with the interest of the Securities Exchange TRE सर्टिफिकेट होल्डर। तो यार ये खुद कर लेना। अब मैं इसको कंसाइज करता हूँ कि कहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। ये बड़ी बहुत ही डिटेल में उसने बताया कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज के जो है ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रेगुलेशन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कंसाइज कैसे करना है, इसमें से क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले एंड से जो कि आ रहा है इस बार एग्ज़ाम में, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज की ड्यूटीज़ बताएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने कह दिया खुद पढ़ लेना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने इसको छोड़ देना। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज की ड्यूटीज़ बताएं, कोई से इसके तुम याद कर लो, कोई से 5 पॉइंट जो है ना इसके अच्छी तरह याद कर लो। ये लिखने के लिए आना है तुम्हें। कोई से 5 पॉइंट, तुमने सारे पॉइंट नहीं पढ़ने, जो जो तुम्हें सूखे सूखे लगते हैं ना वो ले लो। कोई से सूखे सूखे पॉइंट जो तुम्हें लगते हैं वो ले लो। जैसे मुझे ये बड़ा अच्छा प्यारा पॉइंट लगा, अ सिक्योरिटी एक्सचेंज शैल इमीडिएटली नोटिफाई द कमीशन ऑफ एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट द टीआरई सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ द लिस्टेड कंपनी। या ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा। जो पॉइंट है ना वो कंप्लीट लेना, ये ABCD वाले ये ऊपर से आ रहे हैं। तो ये सिक्योरिटीज ड्यूटीज जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, ये कोई से 5 पॉइंट यहाँ से करने हैं आपने। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज की रेगुलेशन क्या है? कोई से 4 रेगुलेशन बस। वो पॉइंट वहाँ से करना, 4 पॉइंट यहाँ से करना, क्योंकि ना ये पूछ रहे हैं ICMA वाले कि सिक्योरिटीज़ के सिक्योरिटी एक्सचेंज की ड्यूटीज़ क्या है, रेगुलेशन क्या है। दोनों में से एक चीज़ पूछेंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये तुम्हें खुद पढ़ने के लिए कहा, ये इसके ऊपर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। उसके बाद उसके बाद शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग क्या है ये, और पर्सन कब सोचा जाएगा कि सिक्योरिटीज़ को ऑन करेगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये तो मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे याद भी है कि 1 साल पहले बताया था कि शॉर्ट सेलिंग में से हमें क्वेश्चन आया है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसमें से ये वाला पॉइंट कि कब लिस्टेड कंपनी विदहेल्ड करेगी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ये लाजमी याद करना तुम। कब एक लिस्टेड कंपनी विदहेल्ड करेगी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। उसके बाद प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है क्या, बस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है क्या, बाकी कुछ नहीं तुमने याद करना इस सेक्शन में से। इसके बाद
इसको समरी बनाना है तुमने। समरी बनाने का मतलब छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, याद नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग ले लेनी बस। कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कल को खुदा ना ख्वास्ता कि अगर इसने पूछ लिया तो हम इसको 4-5 बातें सुना के अच्छी तरह, यार क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमने, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जो तुम इंशाल्लाह बात लिखोगे ना मेरे लेक्चर सुनने के बाद, वो वैलिड होगी। जैसे सिक्योरिटीज को लिस्ट करने का तरीका क्या है, अगर इसने पूछ लिया तो हम बिल्कुल बताएंगे, इसको ऐसे ऐसे सुनाएंगे बातें कि ये याद रखेगा। मैसेज करो, सुनाओगे ना बातें, मुझे ही ना सुना देना। समराइज करना है सारे स्टेप को। मैं तो बच्चों को कहता हूँ डायग्राम बना लें, पेंटिंग बना लें। फर्स्ट स्टेप छोटे छोटे नाम लिख के एप्लीकेशन, सेकंड स्टेप सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो है इसको एप्लीकेशन को देखेगा, थर्ड स्टेप इफ़ नॉट अप्रूव तो क्या है। तो ये स्टेप वाइज छोटे पॉइंट बना लो, ठीक है। तो किसी ने कुछ छोड़ छोड़ के नहीं आना। आता तो नहीं, कभी भी नहीं आया ये, ठीक है। रिटर्न में आता है तो वो तो मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन ये इस बार जो ऑनलाइन है ना उसमें नहीं पूछ रहे। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था, कहते सर ये देखें नोटिफिकेशन, आईसीएमए ने कहा हुआ है कि हम जो है ना अमेंडेड सिलेबस लेंगे। तो होपफुली मुझे तो पक्का यकीन है कि ये जो है ना अपने एमसीक्यू जो है ना चेंज नहीं करने वाले। तो आप फिक्रमंद ना हो इतने। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, इसको भी समराइज करना है, छोटा बनाना है, छोटा सा छोटा बनाना है। अगर कोई पूछ ले कि यार ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज कैसे करनी है, हमें पता है यार कि हमने सिक्योरिटीज को इशू नहीं करना जब तक हम कमीशन से इजाज़त ना ले लें और प्रॉस्पेक्टस ना बना लें। जो इजाज़त मिलेगी 60 दिन के लिए मिले। बिल्कुल छोटा कंसाइज तवीज़ बनाना है तुमने, और पानी में घोल के पी लेना है, उल्टा ही तवीज़ ना चल जाए। अच्छा, ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता? कोई तीन नाम याद कर लेना। ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता? कोई से 3 नाम जो है ना, ये याद करने तुम बस। उसके बाद अप्रूवल सर्कुलेशन, इसको भी तुमने तवीज़ बनाना है, छोटा सा। कि वो कह दे जी अच्छा जी अप्रूवल सर्कुलेशन और पब्लिकेशन कैसे करते हैं बताओ, हमें तो पता है ना कि कमीशन से अप्रूवल लेनी है, 21 दिन की अप्रूवल मिलेगी। 21 दिन के अंदर हमने प्रोस्पेक्टस को छपवाना है, न्यूज़पेपर में छपवाना है, उर्दू में छपवाना है, इंग्लिश में छपवाना है, ठीक है। ये सारी बातें बस बम्बार कर देना उसके ऊपर, उसको समझ ही ना आए कंप्यूटर को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। समराइज करना है इसको, कोई और इंफॉर्मेशन इसमें कट्टा लगाने वाली नहीं है। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन यूज़ की गई तो इसको भी समराइज। भाई बस इस सारे एक्ट में ना जो पॉइंट रट्टा लगाने वाले हैं ना वो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये वाला पॉइंट रट्टा मारने वाला है, ड्यूटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, पक्का मार्क कर लो, और ये आ भी चुका है। ड्यूटीज और रेगुलेशन, ये रट्टा मारने वाला पॉइंट है। दूसरे बाद ये शॉर्ट सेलिंग जो है, शॉर्ट सेलिंग भी एक रट्टा मारने वाला पॉइंट है, ये भी आ जाता है। और देखा हुआ है मैंने, देखा हुआ है। तो इस बार तो एक लड़का शहबाज है यार, बड़ी एफर्ट है उसकी कि उसने ये जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको लिख लिया था। लेकिन मेरी नज़र में तो मैं तो ऐसे ही जो है ना सुन के और मैं याद कर लेता हूँ, हाँ ये आया था। तो इसमें ये दूसरा तुमने ये रट्टा मारना है, तीसरा तुमने ये रट्टा मारना है कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है और कब विद हेल्ड की जाएगी। तीसरा रट्टा ये लग जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी आगे बस मक्खन मलाई है और तवीज़ है, और ये हो गया समाप्त। ठीक है। तो सिक्योरिटीज एक्ट छोड़ के नहीं जाना, पास करवाएगा आपको। नंबर आएंगे इसमें से 5-6 नंबर, वो हमने सेलेक्ट करने हैं। तो होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मुदारबा, मुदारबा क्या है?
सर सिक्योरिटीज एक्ट के क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, ज़रा मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं। सर ये भी हो गया, सिक्योरिटीज एक्ट के क्वेश्चन ज़रा रिमूव कर दो मैं यहाँ से। इसी तरह मुदारबा तुमने सारा ही समझना है, इसमें से मेन पॉइंट जो है ना एग्ज़ाम के लिए, फिर वो मैं तुम्हें काउंट करवा दूंगा। कौन से पॉइंट बस रट्टा मारने पेपर से पहले, और जो मैं कहता हूँ ना पॉइंट रट्टा मारने, यार उनको एक बार लिख के देख लेना, टाइप करके, लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइप करके देख लेना कंप्यूटर पे, ताकि हम उतने टाइम में ना बहुत सारा लिख सकें। कितने टॉपिक रह गए हैं यार इसमें? एक ये मुदारबा रह गया है, और उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट रह गया, और स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन, बस 3 टॉपिक रह गए हैं। बस 3 टॉपिक रह गए। साथ शेयर की प्राइसेस फ्लक्चुएट कैसे होती है, ये यार काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस के, कुछ अदर इंफॉर्मेशन के। तो ये आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा ये डिटेल में यार, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, तो आप उसमें से देख लेना। मुदारबा क्या है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको मूव करूँ। डेफिनेशन के बारे में ओए हुए भूल ही गया मैं, डेफिनेशन इसकी मैंने बताई नहीं। होपफुली ये मेरे पास इधर पड़ा होगा। इसमें ना कंपनी सिक्योरिटीज़ एक्ट की डेफिनेशन मैं आज से शेयर करूंगा, उसमें मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा कि यार ये वाली डेफिनेशन लाजमी तुमने देखनी है। कोई हाल नहीं मैंने डेफिनेशन का बताया ही नहीं तुम्हें। डेफिनेशन लाजमी लाजमी और लाजमी तुमने देखनी है। ये जो सिक्योरिटीज़ एक्ट हो गया, मुदारबा हो गया, एनबीएफसीज हो गए, इनकी लाजमी, और ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया, इनकी लाजमी तुमने डेफिनेशन देखनी। डेफिनेशन के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना सिलेबस सारे का सारा ऑनलाइन चला गया, और ऑनलाइन पे आपसे लाजमी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये ग्रुप में मैं लिख दूंगा बाकायदा कि यार ये वाली डेफिनेशन आपने करनी है, और इन केस अगर वो डेफिनेशन आपको मसला होगा तो मैं दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन को ओपन करके वो पढ़ दूंगा। मुदारबा क्या है, देखो सोशल एग्जाम्पल अगर देखी जाए, मुदारबा क्या होता है? मुदारबा होता है, इसमें 2 पर्सन होते हैं। एक होता है रब्बुल माल, और एक होता है मुदारिक। मुदारबा है क्या? रब्बुल माल अपना पैसा लगाता है, अपना माल या पैसा होता है इसके पास गुड्स हो जाए, पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए। रब्बुल माल गुड्स कह लो, पैसा कह लो, या प्रॉपर्टी कह लो, रब्बुल माल के पास ये होती है। मुदारिक के पास क्या है? इसके पास स्किल है। रब्बुल माल क्या करता है? रब्बुल माल अपना पैसा ट्रस्ट के ऊपर मुदारिक को सौंप देता है कि अपने बेस्ट मैक्सिमम स्किल्स जो है ना तुम्हारे पास वो यूज़ करो, और जो भी इन स्किल्स को यूज़ करने के बाद, इन स्किल्स को यूज़ करने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की बात हो रही है यार, फ़ायदा हुआ, ठीक है, ओरिजिनल पैसा तो वापस करना ही करना है ना, ओरिजिनल पैसा तो वापस करना ही करना है ना। स्किल हम पैसा लेंगे, लेट्स सपोज मुदारिक ने 1 लाख लिया, तो इसकी सेंस क्या होगी? मुदारिक जो है इसको अपने स्किल्स के मुताबिक यूज़ करेगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, जो कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, वो आपस में ये शेयर करेंगे, वो आपस में शेयर करेंगे, वो आपस में ये तकसीम करेंगे। जो भी इनकी अग्रीड परसेंटेज है, 50-50% है तो वैसे कर लेंगे, 60-40% है तो वैसे कर लेंगे, जो भी अग्रीड परसेंटेज है उसके साथ ये आपस में शेयर कर लेंगे। इसको बोलते हैं मुदारबा। और मुदारबा में एक और चीज़ देखी जाती है कि सारे काम हलाल के करने हैं,
सारे काम जो भी इस्लाम ने कहा है कि ये काम करें तो वो काम करने हैं, तो ये मुदारबा होता है। मुदारबा की एग्जाम्पल इस्लाम में देखी जाए तो कुर्बान जाऊँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जब वो उनकी उम्र मुबारक 25 साल की थी तो उन्होंने मुदारबा जो था अम्मा खतीजा के साथ, उनके जो प्रॉपर्टी थी उनको मैनेज किया था एज अ मुदारबा, एज अ मुदारिक। प्रॉपर्टी अम्मा खतीजा की थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाऊँ ऐसी ज़ात पे, उन्होंने अपने स्किल यूज़ की और जो प्रॉफिट हुआ था वो एग्रीड परसेंट के साथ शेयर हुआ था, जिसके बाद अम्मा खतीजा ने जो है निकाह हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये सारा वाक़या था। तो मुदारबा की एग्जांपल हमें वहाँ से भी मिल जाती है कि ये मुदारबा जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। तो मुदारबा की असल सेंस अब है क्या, ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कंसेप्ट कि इंडिविजुअल बेसिस पे मुदारबा कैसे चलता है। अब देखते हैं कि मुदारबा असल में कंपनी लेवल पे है क्या, कंपनीज कैसे मुदारबा करती हैं और ये मुदारबा सर्टिफिकेट क्या है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या है, फ्लोटिंग मुदारबा क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एंड मुदारबा, दो वर्ड आपको इस एक्ट में, इस ऑर्डिनेंस में मिलेंगे और रूल्स में मिलेंगे। सबसे पहले मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। यार मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी होती है जो कि एक कंपनी होती है। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कंपनी क्या होती है, इतनी देर गुजार दी मेरे साथ 3-4 माह, और अभी भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कंपनी क्या होती है। तो यारो ये एक कंपनी होती है। कंपनी का मतलब ये रजिस्टर्ड होती है, कंपनी होती है रजिस्टर्ड होती है, ये रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड कहाँ से होती है, रजिस्टर्ड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2017, और अगर ये पुरानी कंपनी है तो कंपनी लॉ के मुताबिक। और कंपनी लॉ क्या थे हमारे पास, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 2000 जो है 13 का। तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें रजिस्टर है तो उसमें तो सबसे पहले एक कंपनी होनी चाहिए। मैं बताने लगा हूँ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मुदारबा मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है क्या, एक ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड होती है। और किसके पास रजिस्टर होती है, कंपनीज एक्ट 2017 के पास। वो कंपनी, वो एक पहले से मौजूद कंपनी है। वो कंपनी क्या करती है, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में एक रजिस्ट्रार है, इस्लामाबाद में एक एप्लीकेशन भेजती है कि हम अल्लाह की कसम खाते हैं, खुदा दी कसमें, हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि पक्का हलाली होगा, हलाली होगा, इस्लाम के प्रिंसिपल के मुताबिक होगा, इस्लाम के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक एक हलाली काम करना चाहते हैं। हम एक कंपनी हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं और हम एक लिमिटेड कंपनी है। हमने काम क्या करना है, हम मुदारबा करना चाहते हैं। मुदारबे का मतलब हम एक हलाली काम करना चाहते हैं। काइंडली आप हमें इजाज़त दें, आप हमें इजाज़त दें कि हम ये हलाली काम कर लें। अच्छा, अब रजिस्ट्रार पूछता है अच्छा तुम इतने ही नेक हो ना तो हलाली काम कैसे करोगे। तो कंपनी कहती है हम वो हलाली काम ऐसे ही करेंगे कि लोगों का पैसा होगा, हमारा स्किल हो। हम ये हलाली काम ऐसे करेंगे कि लोगों का पैसा होगा, हमारा स्किल होगा। तो रजिस्ट्रार बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आई कि तुम एक चाह रहे हो मुदारबा बनाना।
लोगों का पैसा, इसका मतलब तुम एक मुदारबा जो है वो बनाना चाहते हो। अच्छा चलो ये बताओ कितने का मुदारबा तुम चाहते हो। इसको बोलते हैं मुदारबा, मुदारबा का पेड अप कैपिटल, कि लोगों का कितना पैसा तुम इकट्ठा करना चाहते हो। हम इसको बताएंगे मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इसको बोलते हैं मुदारबा। जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, हम भी इसको बताएंगे कि मुदारबा इतनी वैल्यू का लेंगे और एक मुदारबे के अगेंस्ट हम सर्टिफिकेट देंगे। या तो इसमें जैसे होता है ना, शेयर, एक शेयर जो है 100 रुपये का, 100 रुपये का एक शेयर है या 10 रुपये का एक शेयर है। यहाँ शेयर नहीं होते, यहाँ सर्टिफिकेट्स होते हैं। यहाँ कंपनी रजिस्टर करवा सकती है कि हम एक सर्टिफिकेट जो है ना 25,000 का बेचेंगे। तो यहाँ पे मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं। सर्टिफिकेट्स का मतलब यहाँ पे डिवीजन होती है सर्टिफिकेट्स में। और सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर्टिफिकेट 1 लाख का हो सकता है, सर्टिफिकेट 25,000 का हो सकता है, सर्टिफिकेट 30,000 का हो सकता है। तो मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें कंपनी कह रही है कि हमने जो है ना एक फंड एक्यूमुलेट करना है, लेकिन हमने क्या करना है, हम बिल्कुल एक हलाली काम करना चाह रहे हैं। हम राइस ट्रेडिंग का काम करना चाह रहे हैं। हमने लोगों से पैसा इकट्ठा करना है उनको दीन का वास्ता दे के, कि आ जाओ सच्ची मुच्ची अल्लाह की कसमें, हम ना दीन का काम करने जा रहे हैं। जैसा अल्लाह मियाँ ने हमें बोला है ना, वैसा वैसा करने जा रहे हैं। और कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि सूदी काम होगा। हम काफिर नहीं है, हम पक्के मुसलमान हैं। तो जी पैसा इकट्ठा कर लेंगे, सर्टिफिकेट एक वर्थ जो है वो रजिस्टर करवा लेंगे कि एक बंदे ने अगर जो है मुदारबा में हिस्सा डालना है ना, तो 25,000 का एक सर्टिफिकेट होगा, उसकी ये वर्थ होगी। तो इसको कहते हैं भाई मुदारबा सर्टिफिकेट। इसके ऊपर कोई फिक्स परसेंटेज नहीं दी जाती, इसके ऊपर प्रॉफिट की लालच दी जाती है। इस्लाम को यूज करते हुए प्रॉफिट की लालच दी जाती है कि कल को अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलना है तुम्हें, नुकसान हुआ तो वो भी मिलना है तुम्हें। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा, हम नहीं बताएंगे। हम जो भी है, हमारी हिस्ट्री ये है कि हम पहले भी ऐसे काम करते रहे हैं, कंपनी ये लिखेगी। तो भाई इसको कहते हैं मुदारबा सर्टिफिकेट। फिर इसमें ये कंपनी है, इसका क्या फ़ायदा है। देखो यारो, इस मुदारबा सर्टिफिकेट्स को लोग सब्सक्राइब करेंगे, लोग परचेज करेंगे ये सर्टिफिकेट। लोगों का स्टेटस हो जाएगा रब्बुल माल। ठीक है, इस कंपनी का स्टेटस क्या होगा, जिसको मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी का स्टेटस क्या होगा, कंपनी का स्टेटस होता है मुदारिक। ठीक है, ये मुदारिक होती है कि ये सिर्फ कंपनी अपने स्किल्स यूज करेगी। हमजा का क्वेश्चन आया, सर जी जैसे मुदारबा सर्टिफिकेट पर वैल्यू नहीं होता, जैसे शेयर 10 या 100 का है जो लिस्टेड भी सिक्योरिटीज़ में, वहाँ ही 10 या 100 पर वैल्यू डिटरमन होती है। सर जी इसके सर्टिफिकेट की कोई पार वैल्यू नहीं होती, जितने मर्जी का करवा लें एक सर्टिफिकेट। हाँ देखो ना, हमने अब एक कंपनी जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है, उसने सोच लिया हमने राइस ट्रेडिंग का एक मुदारबा बनाना है, कि हमने काम करना है हलाली काम। ठीक है, हम जो है राइस की ट्रेडिंग करेंगे इस्लाम के उसूलों के मुताबिक। लेकिन राइस ट्रेडिंग करने के लिए राइस परचेज भी करने हैं। ठीक है, और उनको राइस को प्रोसेस भी करना है, उसका छिलका उतार के बड़ा सोना जो है चावल निकालना है, उस चावल को है पॉलिश करना है, फिर बेचना है, और फिर जो प्रॉफिट होगा वो तकसीम करना है। तो कंपनी जो कह रही है हम सिर्फ अपने स्किल्स यूज करेंगे, पैसा जो है वो यूज करना है लोगों का इस काम के लिए। तो एक बंदा कितना पैसा डालेगा, एक बंदा कितना पैसा डालेगा, एक सर्टिफिकेट खरीदेगा। और एक सर्टिफिकेट की वर्थ जितनी कंपनी ने सोची होगी उतनी लिखवाएगी, कि कम से कम एक बंदा इतना, एक सर्टिफिकेट अगर परचेज करना है तो लेट्स सपोज अगर सर्टिफिकेट की वर्थ जो है 50,000 है तो 50,000 ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई शेयर्स का चक्कर नहीं होता। तो ये मुदारिक होता है, ये मुदारबा होता है। अब समझ आ गई, ये मुदारिक है, ये मुदारबा है, ये मुदारिक है, ये मुदारबा है।
इसको कहते हैं जब ये अवाम में सर्टिफिकेट तकसीम होते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग ऑफ मुदारबा। इसको क्या कहते हैं? फ्लोट करना, मुदारबा को फ्लोट करना। मुदारबा और पब्लिक कंपनी में फ़र्क सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह का ही होगा। देखो, मैंने कहा मुदारबा हलाली काम, ठीक है। हमने ना तो बैंक से फिर लोन लेना है, हमने कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो कि काफराना काम होंगे, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। और इसके लिए बोर्ड भी बनता है मुदारबा कंपनीज को देखने के लिए ना, एक रिलीजियस बोर्ड है पाकिस्तान में। रिलीजियस बोर्ड का मतलब, रिलीजियस बोर्ड का मतलब कि वो मौलवियों का बोर्ड है, उसमें क्वालिफाइड जो होते हैं ना, खतीब होते हैं, वो फिर सर्टिफिकेट इशू करते वक्त मुदारबा कंपनी को ये सारे चेक लगाते हैं कि काम कौन सा करना है और कैसे कैसे लोगों से पैसा लेना है और क्या शराइत हैं जिन पे ये पैसा वापस जाएगा। ये महानूर का क्वेश्चन हो गया। हमजा का क्वेश्चन आ गया। सर, जैसे गारंटी कंपनी में वो गारंटर पहले से ही स्पेसिफाई कर लेता है कि हम इतने देगा पैसे, इसी तरह रब्बुल माल भी नहीं। देखो, कंपनी का कंसेप्ट और है, मुदारबा का कंसेप्ट और है। कंपनी रजिस्टर्ड गारंटी लिमिटेड कंपनी, वो तो मेंबर्स की लायबिलिटी है ना, कि वो किस हद तक जिम्मेदार होंगे, वो किस हद तक जिम्मेदार होंगे। और ये मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब आज हमारे लेक्चर में मौजूद है। वो कह रहे हैं शरिया बोर्ड फॉर मुदारबा, आई एम राइट। हाँ जी, आप राइट है। तो वो शरिया बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और आई थिंक सो ये इन्होंने बताया हुआ है, ऑर्डिनेंस में भी बताया हुआ है कि इस्लामाबाद में इकबाल साहब ये आपके पास ही मौजूद है। तो मुदारबा में एक किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट है, और मुदारबा फ्लोट होना है किस पर्पस के लिए? हलाली काम के लिए, ठीक है। कंपनी जो है वो अपने स्किल्स यूज करेगी, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, और किस पर्पस के लिए यूज करेगी? वो पर्पस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, वो काम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट्स रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, और फिर उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर फंड इकट्ठा करना पड़ता है। यारो तुम्हें यकीन नहीं ना हो रहा तो देखो, ये देखो, ये पाकिस्तान में मुदारबा क्रिएट किया किस कंपनी ने, उसकी एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। देखो, चलो पहले ये एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ रब्बुल माल कौन है और मुदारिक कौन है। हलाल कमाई की बरकत जिंदगी में हर जगह नजर आती है बेशक। ये सर्टिफिकेट हमारे कराची हेड ऑफिस और लाहौर की ब्रांचेस से हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये मुशारका सर्टिफिकेट, जैसे एक मुदारबा है ना, इसी तरह मुशारका होता है। जैसे ये मुशारका सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आप अपनी रकम जो है चेक पे ऑर्डर के ज़रिए जमा करवा सकते हैं, पाकिस्तानी करेंसी होगी। अगर आपने किसी और के नाम पे ये सर्टिफिकेट लेना है, जैसे अपने भाई बहन या जो भी है उसके नाम पे, तो उसके बाद उन्होंने सारी शर्तें लिखी हुई हैं, इसमें से ज़कात भी कटेगी, जो ये हलाली कमाई होगी ना इसमें से ज़कात भी कटेगी। और अगर आप ज़कात कहते हैं कि मैंने खुद पे करनी है, तो आप CZ50 जैसे बैंक को जमा करवाते हैं वो फॉर्म हमें जमा करवाना होगा। और देखो, ये सर्टिफिकेट की कम अज़ कम सरकारी मालियत की रकम, ठीक है। ये सर्टिफिकेट कितने का एक मिलेगा? अगर आपने हिस्सा डालना है ना इस हलाली काम में, तो कितने का सर्टिफिकेट एक मिलेगा? 25,000 का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यारो ये वो नहीं होता कि डिवीजन होनी है शेयर्स में, ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। और ये पैरामाउंट कोई कंपनी है, ये उसका कोई मुदारबा था, उसने ये एड शेड दी थी कि आप हलाली काम करें, क्यों आप रवायती सूदी और इस्लामी बैंककारी में आप जा रहे हैं? आप बिल्कुल हलाली काम हमारे साथ करें, हमें अपने पैसे दें, हम वो पैसे उस काम के लिए यूज़ करेंगे जो हमने आपको एडवर्टीज़ किया होगा कि हम अपनी सारे स्किल्स लगा देंगे, सारे स्किल्स लगा देंगे। और उसके नीचे ये जाके ये ऐड भी दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इत्माद और मुकम्मल महफूज है आपकी कमाई, ठीक है। हलाल काम में आप लगाएं, क्यों आप जो है दूसरी जगह जा रहे हैं?
रवायती और मिली जुली जो इस्लामी बैंककारी है क्यों उसमें जा रहे हैं। और 16 साल का हमारा पुराना तजर्बा है कि हम ये काम कर रहे हैं, और मुनाफा उसने अंदाजन बताया कि इसका मुनाफा सबसे ज़्यादा यानी 10 से 14% है। ये गारंटी नहीं होती, ये वैसे ही अपनी क्वालिटीज़ बता रहा है। प्रोस्पेक्टस जब इसने छपवाया ना, इसके सारी चीज़ें मैंने प्रोस्पेक्टस से कॉपी की है। और मैंने बताया था ना, प्रोस्पेक्टस ऐसा होता है जिसमें सारी कहानी बताया जाती है। ठीक है, उसके बाद खालिस इस्लामी तरीकों से नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर है कि ये ना रहना कि 10% फिक्स कर लेना, ये हलाल का काम करना है हमने। इसमें नुकसान भी हो सकता है, इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, और खालिस तरीन प्योर इस्लामी तरीक़ों से हमने करना। और जो भी इस्लामी तरीके होंगे वो इसके सारे के सारे प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए हैं कि हमने ये काम करना है। इस पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड हमारी कंपनी पहले से मौजूद है, कंपनी कुछ और है, लेकिन हमने जो काम करना है ना उसमें आपको इस पर्पज़ के लिए इंक्लूड करना है। हमारे मैनेजर्स, हमारी कंपनी, हमारे डायरेक्टर्स बिल्कुल ये आपका पैसा यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक इस्लामिक वे से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी एक अलहदा होती है और मुदारबा एक अलहदा होता है। ठीक है, कंपनी अलहदा, मुदारबा अलहदा, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। ठीक है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी फिर इसका नाम रख लिया जाता है कि ऐसी कंपनी जो कि मुदारबा को मैनेज कर रही है उसको कहते हैं मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। अजान हो रही है, ज़रा मैं 2 मिनट के लिए चुप हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे रेज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो यार अब हमें सेंस क्या मिली कि कंपनी में आप ओनर बनेंगे। ठीक है, कंपनी में आपकी लायबिलिटी होगी, कंपनी में आप लायबल होंगे। ठीक है, कंपनी में आप लायबल होंगे। और आपकी लायबिलिटी क्या होती है कंपनी में? अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो आपकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स।
ठीक है। और अगर जो है लेट्स सपोज आप गारंटी देते हैं तो आपकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर आप गारंटी नहीं है, एसएमसी है, तो आपकी वो प्राइवेट कंपनी है। और अगर आपकी अनलिमिटेड गारंटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो होती है अनलिमिटेड कंपनी। मुदारबा में आप रब्बुल माल हैं, ठीक है। मुदारबा में आप रब्बुल माल हैं, आपका पैसा लगा हुआ है लेकिन हलाली वे में लगा हुआ है। और उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसको मैनेज करने के लिए एक कंपनी है जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, और वो कंपनी इस मुदारबा को मैनेज करेगी, इस मुदारबा को चलाएगी। अब देखना, हम ये मुदारबा ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे ना, इसमें बताएगा कि कंपनी एक मुदारिक है। जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो एक मुदारिक है। और वो कितना प्रॉफिट लेगी, प्रॉफिट परसेंटेज भी बताएगी कि लोगों को इतना प्रॉफिट देना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो लेट्स सपोज प्रॉफिट हुआ तो तुमने कितना प्रॉफिट रखना है। फिर आगे जाके ये भी बताएगा कि ये जो कंपनी है ये कोई किसी किस्म की एडमन फी नहीं चार्ज करेगी। आगे चलेंगे ना, हमें बताएगा कि ये जो सर आपने डायग्राम बनाई है ना, ये वाली किधर गई? हाँ, ये वाली। क्योंकि कंपनी तो यार एक मुदारिक है ना, तो क्या मुदारिक अपनी सैलरी लेगा? ये तो फिर मुदारबा ना हुआ, ये तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया। मुदारिक तो वो होता है ना जो अपने स्किल्स यूज करे, अपना खून पसीना एक लगा दे और एंड पे जाके जो प्रॉफिट होना है उसमें से शेयर ले। तो हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि ऐसी कंपनी जो कि मुदारबा फ्लोट करवा रही है, वो मुदारबा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलहदा रखेगी। और मुदारबा जब एक रजिस्टर हो जाएगा तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अलहदा है, और मुदारबा एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अलहदा है। मुदारबा में होंगे रब्बुल माल, इनका पैसा डूब सकता है। और कंपनी एक आर्टिफिशियल, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन अलहदा होगा। आगे जाके हमें बताएगा इसके अपने जो है ना, इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के अपने अफेयर्स होंगे। और ये मुदारबा जो है ना, ये एक अलहदा पर्सन क्रिएट हो जाएगा। ये भी एक लीगल पर्सन होगा लेकिन ये भी एक अलहदा पर्सन होगा, और इसके अपने अफेयर्स होंगे। फिर आगे जाके हमें ये बताएगा कि कंपनी, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलहदा बनाओ, तुमने कभी भी मुदारबा के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिक्स करनी। मुदारबा जिसको तुम मैनेज कर रही हो, इसके मुदारबा जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी। और कंपनी इसमें से क्या लेगी? कंपनी इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या लेगी? अग्रीड परसेंटेज। और वो परसेंटेज लॉ ने बताई है आगे चल के कि इससे ज़्यादा की कमाई नहीं तुमने कमानी इन सर्टिफिकेट से। बाकी का पैसा जो है, जो इन लोगों से अग्री किया होगा उनमें तकसीम कर दिया जाए। ठीक है। तो मुदारबा फिर जो फ्लोट किया जाता है, इसके ऊपर टाइम लिमिट भी आगे जाके बताएगा कि मुदारबा सर्टिफिकेट दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं टाइम के लिए कि हम 5 सालों के लिए या 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए या 6 महीनों के लिए आ जाओ, एक इस्लामी काम करते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं। ठीक है। और ये या इन आइडेंटिफाइड पीरियड के लिए भी होगा, इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी होगा कि आप, हम कहते हैं जी हमने मुदारबा एक क्रिएट करना है और आपकी मर्जी है, जब चाहे मर्जी इसमें पैसे डालें, सर्टिफिकेट परचेज करें और जब चाहे मर्जी यहाँ से निकल जाएं। और जब भी आएंगे जब भी जाएंगे इस्लामी तरीकों के मुताबिक आपसे हिसाब किताब किया जाए। ठीक है। तो ये मुदारबा होता है। तो जैसे इकबाल साहब ने कहा कि रिलीजियस बोर्ड होता है ना इसका, तो मैंने कहा हाँ यार ये वही बोर्ड होता है, रिलीजियस बोर्ड। तो पाकिस्तान में मुदारबा को देखने के लिए सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस में ये ऑर्डिनेंस में उन्होंने कहा रिलीजियस बोर्ड होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, जैसे अवैस कहता है, अवैस का एक क्वेश्चन है, सर एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी का एक से ज्यादा मुदारबा मैनेज कर सकती है? यस कर सकती है, अवैस कर सकती है। जैसे ये एक मुदारबा कंपनी है ना, इसने ये एक हलाली काम शुरू कर लिया। ठीक है। अब यही कंपनी दोबारा एक हलाली काम करना चाह रही है।
जो प्योर इस्लामी काम होगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना तो सूद लेंगे ना किसी को सूद देंगे, जीना मरना ही हमारा इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक है और उसके मुताबिक ही हमने ट्रेड करनी है। तो ये मुदारबा अलहदा है, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें। ये मुदारबा अलहदा है, इसका पर्पज़ अलहदा है। अगर ये कंपनी ये एक मुदारबा मैनेज कर रही है तो ये दोबारा अप्लाई कर सकती है किसी और मुदारबा के लिए कि चलो एक और हलाली काम हमें नज़र आ गया, इसमें भी हम आपको हमारे स्किल्स हैं, हम ये काम करना चाह रहे हैं और उसी वे में ये दोबारा अप्लाई करेंगे, उसी वे में ये दोबारा इस्लामाबाद में रजिस्ट्रार बैठा उसको अप्लाई करेंगे और रिलीजियस बोर्ड से इस काम की अप्रूवल भी लेंगे कि हमारी नजर, आप भी ज़रा नज़र षानी कीजिए जनाब कि आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये देखें कि ये क्या ये इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ही प्रॉस्पेक्टस बना और इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ही ये काम होने जा रहा है। तो ये दोबारा अप्लाई करेंगे और ये एक से ज़्यादा कई मुदारबे रख सकते हैं और हर मुदारबा अलहदा होगा, कभी भी कोई मुदारबा एक दूसरे मुदारबे में मिक्स नहीं किया जाएगा। इसकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी, इसके जो एसेट्स होंगे वो अलहदा रखे जाएंगे, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलहदा रखी जाएगी, इस मुदारबे की, इस मुदारबे की बुक्स ऑफ अकाउंट अलहदा रखी जाएगी। ठीक है, इस मुदारबे की बुक्स ऑफ अकाउंट अलहदा रखी जाएंगी, ये दोनों सेपरेट रहेंगे। फिर आगे चल के पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज अगर ये आर्टिफिशियल ये वाला दरमियान वाला ही पर्सन मर जाए, पढ़ा है ना वाइंडिंग अप, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का जन्म होता है तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो इस केस को भी हमने पढ़ना है कि मुदारिक जो है अगर ये फ्राडिया हो या ये मर जाए या ये भाग जाए तो इसका क्या हल होगा, ये भी हमने आगे जाके पढ़ना है। तो ये जो मुदारबे होंगे, क्योंकि मुदारबा के बुक्स ऑफ अकाउंट, इनके बैंक अकाउंट सब कुछ अलहदा रखना और वो किसी एक प्रॉपर वे से रिपोर्ट भी करते रहना। तो हमने ये सारा सीक्वेंस जो है इसको कवर करना है आने वाले लेक्चर सीरीज़ में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट NBFC मुदारबा सिक्योरिटीज़ एक्ट और जितने भी रूल्स हैं ये यारो ये इम्पोर्टेंट हैं। ये मोर देन मैं कहता होता हूँ कि 55% के तुम्हारे पास आएंगे। कंपनीज कॉर्पोरेट लॉ को पास करवाने का मेरे पास जादू ही यही है कि मैं बच्चे के ज़हन को समझा देता हूँ कि यारो तुमने ये काम लाजमी करके जाने। जब 55 नंबर बंदे के सिक्योर हो जाते हैं ना, और ये तो रिटर्न की कहानी बता रहा हूँ कि रिटर्न पेपर नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं फेल होने देता। अब तो यार अल्लाह का शुक्र है, अब तो तुम्हें 4 फ़र्ज़ और 4 फ़र्ज़ों के साथ ना हर बार 2 नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि बिल्कुल पेपर हमारे आसान हो गए हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग लगा के तो 60 नंबर तो हमें वैसे ही मिल जाने और बाकी के 40 नंबर वो भी इंशाल्लाह आ जाने। अब मेरिट सर्टिफिकेट ही ना ले लेना मेरी बातों से। तो ये सारी सेंस है। रिलीजियस बोर्ड आज पढ़ लेते हैं, बाकी जो इंशाल्लाह जो है ना ऑन गोइंग सीरीज में पढ़ेंगे। तो रिलीजियस बोर्ड ये सेक्शन नंबर 9 देखो यार, मुदारबा ऑर्डिनेंस है हमारे सिलेबस में 1980 का, जो कि अपडेटेड है, जो 2012 में लास्ट टाइम जो है ना ये अपडेट हुआ था। उसके बाद मुदारबा रूल्स हैं जो कि 1981 या 1982 में बाद में इशू हुए थे। तो ये दोनों को मिक्स करके मैंने फिर एक स्लाइड बनाई है ताकि रूल्स और हमें ऑर्डिनेंस अलग-अलग ना पढ़ना पड़े। रिलीजियस बोर्ड सेक्शन नंबर 9 और रूल नंबर 6 के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म दिया गया इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस constitute a religious board which shall consist of such members and have such functions, terms and condition as may be prescribed। सिंपल सी बात, यहाँ से ना ऑर्डिनेंस ने अपनी जान छड़ाई। ऑर्डिनेंस ने कहा मैं क्यों ऐसे कामों में पढ़ूं, मेरे पास और भी बड़े काम है। उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट चलो शाबाश लग जाओ काम पे, एक तुम ना हमारे लिए एक रिलीजियस बोर्ड बना देना और उसके वही फंक्शन होंगे जहां आ जाए ना सच फंक्शन सच मेंबर। यहाँ से ये इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ऑर्डिनेंस अपनी जान बचा रहा है, किसी और को काम देने जा रहा है। तो जैसे कंपनीज एक्ट में हम पढ़ते हैं कि पढ़ते पढ़ते आ जाता है कि जो कमीशन है
वो फार्म और फ़ी वो होगी जो एज सच वो सब्सक्राइब बाद में डिफाइन करेगा। तो इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट को कह दिया गया कि फेडरल गवर्नमेंट काम पे लग जाएं इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद, और आप एक हमें बोर्ड बना के दें जिसके उतने मेंबर हों और वो फंक्शन परफॉर्म करें और वो कंडीशन करें जो कि बाद में प्रेस्क्राइब की जाएंगी। रिलीजियस बोर्ड में कौन होना चाहिए? फिर फेडरल गवर्नमेंट को कह दिया कि रिलीजियस बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट by notification in official gazette, one of whom shall be chairman। रिलीजियस बोर्ड के 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट करेगा फेडरल गवर्नमेंट, और जो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ना 3 मेंबर, वो कहता है 3 मेंबर में से एक को चेयरमैन भी अनाउंस करेगा जो कि बोर्ड को रेगुलेट करेगा। 2 ऑफ द मेंबर शैल बी द मौलवी religious scholars, and the chairman shall be a person who is or has been or is qualified to be the judge of high court। अगर क्वालिफाइड, इसमें आपने ये नहीं ले लेना कि जज ऑफ हाई कोर्ट इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन पता क्या चाहिए? एट लीस्ट आपको 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एडवोकेट, कि यहाँ आप एडवोकेट हों, और आई थिंक सो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है कि आप सिविल जज हों। तो ये पर्सन क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटमेंट एज जज होता है, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट में और पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज में फ़र्क है। जैसे मैं क्वालिफाइड टू बी बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन अभी तक किसी कंपनी को होश ही नहीं आई मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख ले, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ। तो उन्होंने कहा जी रिलीजियस जो बोर्ड होगा उसमें आपने 2 मेंबर 3 मेंबर रखने हैं। एक जो होगा 2 जो होंगे वो रिलीजियस स्कॉलर होंगे, और जो चेयरमैन इनके ऊपर बैठेगा वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट का जज है। जज नहीं, क्वालिफाइड टू बी अ जज, कि जिसकी इतनी क्वालिफिकेशन और इतना एक्सपीरियंस है कि वो लग सकता है जज हाई कोर्ट का। मीटिंग ऑफ रिलीजियस बोर्ड शैल बी हेल्ड टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा। देखा वही काम हुआ ना, कि मीटिंग इनकी किस तरह बैठेगी कि एक कंपनी रजिस्टर हुई है, वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद के पास पहुंची है कि हम एक मुदारबा फ्लोट करना चाहते हैं, हम एक मुदारबा रजिस्टर करवाना चाहते हैं, और बाद में इस सर्टिफिकेट को फ्लोट का मतलब अवाम में फेंकना चाहते हैं। वो कहता है मीटिंग ऑफ रिलीजियस बोर्ड कब मीटिंग हुआ करेगी? शैल बी हेल्ड टू कंसीडर द एप्लीकेशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा एज एंड व्हेन कॉल्ड बाय द चेयरमैन। और ये तब हुआ करेगी जब ये चेयरमैन कॉल किया करेगा। बट एट लीस्ट वंस इन एवरी 2 months अनलेस देयर इज नो बिजनेस टू ट्रांजेक्ट। अगर कुछ भी काम नहीं है, ये बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कोई भी मुदारबा नहीं बन रहा, तो कहता है ये जो तीनों बंदे हैं एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 month, 2 महीनों में एक बार इन्होंने लाजमी सलाम दुआ करनी है। अगर इनके एजेंडा आइटम में कोई चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने मीटिंग लाजमी करनी है 2 बार, हुकूमत का खर्चा। उसके बाद उन्होंने कहा द बोर्ड में wherever so required to obtain clarification or additional information from the Mudarba company or the offer or offer a person hearing to the Mudarba company before arriving at a decision। उन्होंने कहा बोर्ड जो है ना, जब भी इनको रिक्वायर होगा कोई भी क्लैरिफिकेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुदारबा कंपनी से, ठीक है। मुदारबा कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कौन सा काम करने जा रहे हो, हमारी समझ में तो नहीं है, पहली दफ़ा देखा है, ये मौलवी जो बैठे हुए हैं 2 ये भी हैरानो परेशान है, ये कौन सा इस्लामी काम है, हमें ज़रा समझा दे। तो कहता है ये किसी भी काम पे इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग ऑफ रिलीजियस बोर्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर as may be specified by it, and same shall be signed by the chairman or in his absence by the member presiding over the meeting।
फिर कहता है ये जो भी इनकी प्रोसीडिंग होगी, जो भी इनकी एजेंडा आइटम की प्रोसीडिंग होगी वो रिकॉर्डेड होगी इन सच फॉर्म एंड मैनर, जो हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसीलिए ये रूल्स वगैरह आ जाते हैं बाद में, इसीलिए हमें मुसीबत पड़ी रहती है कि एक बार ही सारा काम नहीं बताना। तो एज में बी स्पेसिफाइड तो यारो इतना कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह जो आने वाली सीरीज़ है उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे, और बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा, आप मैं क्वेश्चन ले लूँ थोड़े से, ये भी मैंने जवाब दे दिया था, ये भी जवाब दे दिया था मैंने, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। पर एक मुदारबा मैनेजमेंट, हाँ एक से ज़्यादा हो सकती है। रिलीजियस बोर्ड कंपनी का बोर्ड होगा, नहीं ये रिलीजियस बोर्ड कंपनी का बोर्ड नहीं होगा, ये रिलीजियस बोर्ड ओवरऑल होगा। ओवरऑल जैसे एससीसीपी है ना, रजिस्टर करने के लिए, रिलीजियस बोर्ड का पर्पस है कि ये अलहदा होगा, हर कंपनी का नहीं होगा। ये अलहदा होगा जो कि जज करेगा कि कौन सा आप काम करने जा रहे हैं। अच्छा, गुलाम अब्बास कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। जैसे यार मैंने आपको अभी अभी बताया था कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड टू बी अ जज और जज ऑफ हाई कोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट बहुत से बंदे फिर रहे होंगे पाकिस्तान में, लेकिन जज ऑफ हाई कोर्ट कोई 5-6 ही हैं। एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है जिसका कि वो जज बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, अनाउंस हो सकता है। जैसे मैंने आपको याद है अभी एग्जांपल दी कि मैंने जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ट्रेनिंग ली हुई है, मैं किसी भी लिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हूँ, एलिजिबल टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी तक मैं अपॉइंट नहीं हुआ, हो भी सकता हूँ। इसी तरह कहता है रिलीजियस बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, जज नहीं होगा, ऐसा बंदा होगा जो कि एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने पहले वो लॉ की तालीम ली हो, फिर उसके बाद आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या आप कम अज़ कम 6 या 7 साल हैं आप जज बने रहे हों सिविल कोर्ट के। तो ये उसका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। ओके, चलो ठीक है। मुदारबा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मुदारबा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ओके हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।